साल था 1974। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली में थे और लखनऊ में सीएम आवास पर एक अजीब सी खामोशी थी। उनकी गैर मौजूदगी में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सबसे करीबी और भरोसेमंद सलाहकार यशपाल कपूर सीएम आवास पर डेरा डाले बैठे थे। मकसद था लखनऊ के तेवर को थोड़ा नरम करना और एक जाने माने उद्योगपति के बिड़ला को राज्यसभा पहुंचाना। मुख्यमंत्री को खबर भेजी गई। जब वो दिल्ली से वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी गैर मौजूदगी में उनके ही बंगले में सियासी खिचड़ी पकाई जा रही थी। उन्होंने फौरन हुक्म दिया कि यशपाल कपूर का सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया जाए। खबर जब इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी तक पहुंची तो बात साफ हो गई थी कि ये मुख्यमंत्री उनके इशारों पर झुकने वाला नहीं था। बहुगुणा कहते हैं इंदिरा चाहती थी कि वो संजय गांधी को अपने कंधों पर उठाकर पूरे यूपी में घुमाएं, जैसा राजस्थान और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों ने किया था। लेकिन जब कंधा मेरा ही है तो सर भी मेरा ही होगा। किसी और का पिछला ड्राइवर बनना मुझे मंजूर नहीं है। नतीजा क्या आया? इंदिरा गांधी ने उन्हें हटा दिया। फिर हुआ 1982 का गढ़वाल उपचुनाव। इंदिरा गांधी ने इस सीएम को हराने के लिए पूरी सरकारी मशीनरी झोंक दी। 34 जनसभाएं की गईं, 62 मंत्री मैदान में उतारे गए और एक साल में 3 बार चुनाव की तारीख तक बदलनी पड़ गई। लेकिन वो निर्दलीय उम्मीदवार और पूर्व सीएम तब भी जीत कर आया। कौन था वो शख्स? पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कमलापति त्रिपाठी की हुकूमत कैसे गिराई गई और पीएसी बगावत के पीछे किसका हाथ था। हुकूमत गिरने के बाद इंदिरा गांधी को ऐसे मजबूत रहनुमा की जरूरत थी, तलाश थी, जो यूपी में कांग्रेस की गिरती हुई साख को संभाल सके और आने वाले विधानसभा चुनाव में जीत का परचम भी लहरा सके। इंदिरा गांधी ने इस काम के लिए जिसे चुना, दिल्ली की आला कमान तब नहीं जानती थी कि यही शख्स उनके खिलाफ एक दिन खड़ा हो जाएगा। ये रुदाद है एक ऐसे मुख्यमंत्री की जिसे उसके मुखालिफ नटवरलाल कहते थे और वो हंसते हुए जवाब भी देते थे। कहते थे, जब पार्टियां आवाम की खिदमत छोड़ देती हैं तो मैं पार्टी बदल लेता हूँ। ये दास्तान है उस सूबेदार की जिसने कमलापति त्रिपाठी को हटाने में हाथ बटाया और उन्हीं की कुर्सी पर जाकर बैठ गया, जिसने के बिड़ला को हराकर संजय गांधी को अपना दुश्मन बनाया और आखिर में किसी से हारा भी तो वो थे अमिताभ बच्चन। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के 8वें मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की। नमस्कार, मैं हेमंत और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स का साप्ताहिक शो सूबेदार। 1973 का वो दौर था। यूपी कांग्रेस उस वक्त 2 धड़ों में बटी हुई थी। एक तरफ कमलापति त्रिपाठी का गुट था, दूसरी तरफ बहुगुणा का प्रभाव बढ़ रहा था। उस दौर की राजनीति में यह चर्चा काफी गर्म थी कि पीएसी विद्रोह को भड़काने में और कमलापति त्रिपाठी की कुर्सी हिलाने में हेमवती नंदन बहुगुणा और उनके करीबी सहयोगियों जैसे यशपाल कपूर का पर्दे के पीछे से हाथ था। माना जाता है कि बहुगुणा काफी समय से राज्य की मुख्यधारा की राजनीति में शीर्ष पद पर लौटने की फिराक में थे। बहुगुणा का बैकग्राउंड एक कद्दावर लेबर यूनियन नेता का रहा था। आलोचकों और कमलापति त्रिपाठी समर्थकों का आरोप था कि पीएसी जवानों के असंतोष के पीछे बहुगुणा ही थे, ताकि केंद्र सरकार को त्रिपाठी को हटाने के लिए मजबूर होना पड़े। ऐसा हुआ भी। पीएसी विद्रोह की वजह से ही कमलापति त्रिपाठी को इस्तीफा देना पड़ा। बहुगुणा भले ही इन आरोपों को खारिज करते हैं, लेकिन भारतीय राजनीति के इतिहासकार इसे यूपी कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान और मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने की एक चतुर रणनीति दांव के रूप में देखते हैं। कहानी आगे बढ़ती है। त्रिपाठी के इस्तीफे के बाद सूबे में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। बहुगुणा इस वक्त केंद्र सरकार में बतौर राज्य मंत्री अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। 5 महीने बाद भी जब राज्य के राजनीतिक हालात संभलते नहीं दिखते, तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बहुगुणा पर पूरे एतमाद के साथ उनसे केंद्र का ओहदा छोड़कर सूबे की कमान संभालने की इल्तजा कर देती हैं। हालांकि इस फैसले ने इंदिरा गांधी और उनके विरोधियों के बीच सियासी टकराव को और तेज कर दिया था। अगले साल 1974 फरवरी में यूपी विधानसभा चुनाव होने थे। कांग्रेस 2 हिस्सों में टूट चुकी थी। एक कांग्रेस आर, जो इंदिरा की कांग्रेस थी, दूसरी कांग्रेस ओ, जो सीबी गुप्ता और मुरारजी जैसे अनुभवी नेताओं की पार्टी थी। 425 सीटों वाली यूपी विधानसभा में बहुगुणा के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही सत्तारूढ़ कांग्रेस आर किसी तरह 215 सीटें हासिल कर बहुमत का आंकड़ा पार कर लेती है।
कांग्रेस ओ यानी कि ऑर्गेनाइज्ड कांग्रेस 10 सीटों पर सिमट कर रह जाती है। 106 सीटें जीतकर विपक्ष में सबसे बड़े और मजबूत चेहरा बनकर उभरती है चौधरी चरण सिंह की पार्टी भारतीय क्रांति दल, जबकि भारतीय जनसंघ को 61 सीटें मिलती हैं। बहुगुणा सीएम पद की शपथ लेते हैं, लेकिन बहुगुणा पर चुनावों में सरकारी मशीनरी के बेजा इस्तेमाल, बूथ कैप्चरिंग और धांधली के गंभीर आरोप लगने लगते हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1440 से ज्यादा पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा मतदान कराना पड़ा था और नतीजों के बाद अदालतों में 50 से ज्यादा इलेक्शन पिटीशन दाखिल की गई थी। आरोप यहां तक लगे कि कांग्रेस उम्मीदवारों को जिताने के लिए जेलों से सैकड़ों डकैतों और अपराधियों को इस शर्त पर रिहा किया गया कि चुनाव जीतने के बाद उनकी सजा माफ कर दी जाएगी। आम वोटरों में खौफ पैदा करने के लिए अपराधियों का सहारा लेने और कांग्रेस समर्थकों को बिना लाइसेंस के हथियार मुहैया कराने के आरोपों ने उस वक्त की सियासी फिजा को बहुत गर्म किया हुआ था। 18 मार्च 1974 को विधानसभा का नया सत्र शुरू होता है। भारतीय क्रांति दल और भारतीय जनसंघ एकजुट होकर सरकार के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन करते हैं। विपक्ष के नेता चौधरी चरण सिंह सरकार को विशुद्ध तानाशाही का नमूना करार देते हैं और कहते हैं कि सरकार के पास जनता का असली जनादेश नहीं है। मेरे साथियों का मानना है कि बैलेट पेपर के जरिए सरकार बदलने का जो लोकतांत्रिक तरीका है, उस पर से कांग्रेस का भरोसा पूरी तरह उठ चुका है। इस चुनाव में कांग्रेस ने जिस तरह धांधली की है, अगर यही सब आगे भी चलता रहा तो विपक्ष को सोचना पड़ेगा कि अब उन्हें कौन सा रास्ता अख्तियार करना चाहिए। 1974 के नतीजों ने एक तरफ जहां बहुगुणा को यूपी में कांग्रेस के एक कद्दावर रहनुमा के तौर पर स्थापित किया था, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों की एकजुटता और धांधली के आरोपों ने आगामी जेपी आंदोलन की जमीन तैयार कर दी थी। लेकिन बहुगुणा इस तरह के सियासी हमलों से घबराने वाले नेता नहीं थे। वो बेहद हाजिर जवाब और जबरदस्त वक्ता थे। अब बहुगुणा का शुरुआती जीवन जान लेते हैं। बहुगुणा का ताल्लुक एक गढ़वाली ब्राह्मण घराने से था। 25 अप्रैल 1919 को पौड़ी गढ़वाल के बुघाड़ी गांव में जन्मे बहुगुणा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति में सरगर्म थे। आज़ादी की जंग के दौरान बहुगुणा कांग्रेस के वफादार सिपाही बनकर उभरने लगे। आज़ादी मिलने के शुरुआती सालों में बहुगुणा इलाहाबाद में मजदूर यूनियनों को एकजुट कर रहे थे। उनकी मेहनत देखकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री बेहद मुतासिर होते हैं और बहुगुणा से उनके करीबी ताल्लुकात और ज़्यादा कायम होने लगते हैं। 1952 में जब देश अपने पहले आम चुनावों की तैयारी कर रहा था, तब बहुगुणा को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का खास नुमाइंदा बनाकर हिमाचल प्रदेश भेज दिया गया था। इसी साल उत्तर प्रदेश के पहले विधानसभा चुनाव भी होते हैं और बहुगुणा को कांग्रेस के टिकट पर करछना नॉर्थ कम चैल साउथ सीट से मैदान में उतार दिया जाता है। बहुगुणा शानदार जीत दर्ज करके पहली बार सूबे की विधानसभा पहुंच जाते हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद की सरकार में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी मुकर्रर किए जाते हैं, जो बहुगुणा को हमेशा नटवरलाल कहकर पुकारा करते थे। वो चंद्रभानु गुप्ता अपनी पहली हुकूमत में बहुगुणा को राज्य का वित्त मंत्री भी बनाते हैं। आज़ादी के कुछ ही साल बाद यूपी कांग्रेस के अंदर सियासी समीकरण तेजी से बदलने लगते हैं। पार्टी के आला नेताओं के आपसी ताल्लुकात में दरारें आने लगती हैं और यूपी कांग्रेस में दो गुट हो जाते हैं। एक तरफ चंद्रभानु गुप्ता का गुट था, जो आगे चलकर दिल्ली में मोरारजी देसाई के खेमे से जुड़ जाता है। दूसरी तरफ था डॉक्टर संपूर्णानंद और कमलापति त्रिपाठी का गुट, जिसे पंडित नेहरू, शास्त्री और इंदिरा गांधी का पूरा समर्थन और सरपरस्ती हासिल थी। बहुगुणा खुद को पूरी मजबूती से इस दूसरे गुट के साथ जोड़े रखते थे। 1969 के यूपी मध्यावधि चुनाव और 1971 के ऐतिहासिक लोकसभा चुनाव के दौरान बहुगुणा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव की जिम्मेदारी संभालते हैं। जब 1969 में कांग्रेस का बंटवारा हुआ, तब इंदिरा गांधी को पार्टी संगठन को फिर से खड़ा करने के लिए एक बेहद वफादार और समझदार रणनीतिकार की बहुत जरूरत थी। बहुगुणा ये जिम्मेदारी संभालते हैं और सूबे समेत पूरे देश में पार्टी के संगठन की कमान अपने हाथों में ले लेते हैं। 1971 के लोकसभा चुनाव में जब सिंडिकेट के बड़े नेता इंदिरा गांधी के खिलाफ लामबंद थे, तब बहुगुणा यूपी की सभी 85 सीटों पर चुनावी रणनीति कार्यकर्ताओं के तालमेल और संसाधनों का शानदार इंतजाम कर लेते हैं। उनके गरीबी हटाओ के नारे की बदौलत कांग्रेस यूपी में एक तरफा और ऐतिहासिक जीत दर्ज करती है।
इससे इंदिरा गांधी की नज़र में बहुगुणा का सियासी कद और साख दोनों बढ़ जाते हैं। लेकिन 1971 के यूपी विधानसभा चुनावों में बहुगुणा को 12 सीट से हार का मुंह देखना पड़ता है। बहुगुणा अपनी सियासी जमीन को फिर से मजबूत करने के लिए दिल्ली का रुख करते हैं और साल 1971 के लोकसभा चुनाव में इलाहाबाद सीट से एक शानदार जीत हासिल करते हैं। इस जीत के इनाम के तौर पर उनको केंद्र सरकार में राज्य मंत्री का ओहदा सौंप दिया जाता है। ये वो दौर था जब मुल्क में समाजवादी पार्टियां धीरे धीरे अपनी साख खो रही थीं और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के करीब आती जा रही थी। इस वक्त बहुगुणा के सामने सबसे बड़ी चुनौती चंद्रभानु गुप्ता की अगुवाई वाले कांग्रेस ओ गुट को राज्य की सियासत में गैर जरूरी बनाकर इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस आर यानी कांग्रेस रूलिंग को सूबे में असली वारिस के रूप में स्थापित करना था, जिसमें अभी काफी हद तक कामयाब भी हुए। अक्टूबर 1973 से लेकर जनवरी 1974 तक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी राज्य भर में ताबड़तोड़ शिलान्यास और उद्घाटन करती हैं। 1974 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए बहुगुणा वकीलों के लिए 33 लाख रुपए का एक वेलफेयर फंड बनाते हैं। चुनावी बिगुल बजने से ठीक पहले सरकारी तंत्र पर पकड़ मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर अफसरों के तबादले भी करते हैं। अल्पसंख्यकों को अपने साथ जोड़ने के प्रयास करते हैं और सूबे के मुसलमानों के बीच लोकप्रिय रहनुमा बनकर उभरते भी हैं। इस वक्त का एक वाकया काफ़ी मशहूर हुआ जब लखनऊ में नजूल ज़मीन का एक बड़ा टुकड़ा कब्रिस्तान के लिए मुसलमानों की एक संस्था को ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तब महज एक हफ्ते के अंदर फाइल प्रोसेस की गई और अंतिम फैसला सुना दिया गया, महज एक हफ्ते में। हालांकि सरकार के इस फैसले और जल्दबाजी पर विधानसभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा और बवाल काटा था। इस समय लखनऊ और सूबे के प्रमुख शहरों में नजूल जमीन यानी ऐसी सरकारी जमीन जिसका मालिकाना हक राज्य सरकार के पास होता है, उसका मुद्दा बहुत उठ रहा था। एक चर्चित विवादित मामला सामने आया। उस दौर में उद्योगपति के बिरला दिल्ली के कुछ रसूखदार नेताओं और सलाहकारों जैसे यशपाल कपूर के जरिए लखनऊ की बेहद कीमती और प्राइम नजूल जमीन को अपने मनमाफिक शर्तों पर लीज पर हासिल करने या उनका आवंटन कराने की कोशिश कर रहे थे। जब यह मामला मुख्यमंत्री बहुगुणा के सामने आता है तो वो इस पर बेहद कड़ा और सख्त रुख अपनाते हैं। स्वाभिमानी स्वभाव के बहुगुणा किसी भी तरह के धनबल, बड़े पूंजीपतियों के अनुचित प्रभाव या दिल्ली से होने वाले राजनीतिक दबाव के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने साफ कर दिया था कि राज्य की इस कीमती सरकारी संपत्ति को किसी उद्योगपति या दिल्ली के रसूखदारों के इशारे पर कौड़ियों के भाव नहीं सौंपा जाएगा। बहुगुणा के इस अड़ियल और कड़े रुख ने के बिरला को राज्यसभा चुनाव में हराने वाले फैसले के साथ मिलाकर इंदिरा गांधी और संजय गांधी को बेहद नाराज कर दिया। संजय गांधी और उनके करीबी इसे अपनी सत्ता और फैसलों की अनदेखी के रूप में देख रहे थे। नजूल जमीन का ये विवाद असल में बहुगुणा के उसूलों और दिल्ली आलाकमान के बीच अधिकारों की लड़ाई का एक जरिया बन गया, जिसने आखिरकार संजय गांधी और इंदिरा गांधी के साथ उनके रिश्तों को पूरी तरह से बिगाड़ दिया और आगे चलकर उनके मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे का एक मुख्य कारण यही बना। बतौर मुख्यमंत्री बहुगुणा ने आवाम के साथ सीधा राब्ता कायम करने की पहल शुरू कर दी। 19 नए पब्लिक सेक्टर यूनिट्स शुरू करने का ऐलान कर दिया। पिछड़ा वर्ग की लंबे समय से चली आ रही मांगों को भी तवज्जो देनी शुरू कर दी। 31 अक्टूबर 1975 को छेदीलाल साथी की अगुवाई में मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन का गठन कर दिया गया। कुछ खास विभागों में एससी के कर्मचारियों के लिए प्रमोशंस में आरक्षण की व्यवस्था शुरू कर दी गई। नई भर्तियों में भी एससी के लिए आरक्षण का प्रतिशत बढ़ा दिया गया। सूबे में 26 नई चीनी मिलें स्थापित कर दी गईं। शिक्षकों और प्रोफेसरों की तनख्वाहों में इजाफा कर दिया गया। इन सब के बावजूद राज्य के हालात पूरी तरह से माकूल नहीं थे। छात्र आंदोलन लगातार तूल पकड़ रहा था। संस्थानों में व्याप्त जातिवाद और भेदभाव का मुद्दा काफी गरमाया हुआ था। विधानसभा में भारतीय जनसंघ के ओम प्रकाश सिंह कहते हैं कि संस्कृत और प्राचीन भाषाओं का यह सबसे बड़ा शोध केंद्र दरअसल जातिवाद का सबसे बड़ा गढ़ बना हुआ है। वहाँ सिर्फ ब्राह्मणों की ही नियुक्तियां की जाती हैं और उसमें भी गोत्र देखकर भेदभाव किया जाता है। इतना ही नहीं, सरकार द्वारा दलितों के प्रतिनिधित्व को लेकर पेश किए गए दावों पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जिन 20 अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की नियुक्ति की बात सरकार कह रही है, वे असल में केवल सफाई कर्मचारियों के पदों पर तैनात किए गए हैं, जिससे सामाजिक बराबरी के सरकारी दावों की कलई खुल जाती है। बहुगुणा के लिए अब राजनीतिक हालात पेचीदा और असहज होने लगते हैं। उधर के बिरला
राज्यसभा चुनाव के लिए एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन पत्र दाखिल कर देते हैं। 28 मार्च 1974 को होने वाले इस चुनाव के सिलसिले में ये मार्च के तीसरे हफ्ते से ही लखनऊ में डेरा डाले हुए थे, जिससे सूबे की राजनीति में अचानक हलचल शुरू हो जाती है। बिरला की उम्मीदवारी के खिलाफ छात्र संगठन एबीवीपी सड़कों पर उतर आता है। आरएसएस के नानाजी देशमुख और भाऊराव देवरस की सलाह पर विरोध प्रदर्शन शुरू होते हैं। देखते ही देखते ये चिंगारी आग बन जाती है और दूसरे राजनीतिक दल भी इस विरोध में शामिल होने लगते हैं। आरोप लगते हैं कि के बिरला पर्दे के पीछे कांग्रेस के ही उम्मीदवार हैं और विधायकों को गलत तरीकों व पैसे के दम पर लुभाने के लिए लखनऊ में बैठे हुए हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि बिरला के मुख्यमंत्री बहुगुणा से गैर मुनासिब संबंध भी हैं। इन संगीन आरोपों पर सफाई देते हुए मुख्यमंत्री बहुगुणा कहते हैं कि के बिरला का न तो उनकी पार्टी से कोई वास्ता है और न ही वो किसी भी तरह से उनकी मदद करना चाहते हैं। लेकिन यह सियासी बवंडर यही नहीं थमता। 26 मार्च 1974 को दरियाबाद सीट से भारतीय क्रांति दल विधायक बेनी प्रसाद वर्मा सदन के पटल पर एक सनसनीखेज खुलासा करते हैं। आरोप लगाते हैं कि एक निजी शख्स ने उन्हें राज्यसभा चुनाव में के बिरला के हक में वोट डालने के एवज में 50,000 रुपए की भारी भरकम रिश्वत की पेशकश की थी। एक लेखक जनार्दन ठाकुर ने इस पूरे घटनाक्रम के पीछे की एक बेहद दिलचस्प और अंदरूनी कहानी बयां की है। उन्होंने लिखा है, एक दिन जब मुख्यमंत्री बहुगुणा किसी सिलसिले में दिल्ली गए हुए थे, उसी दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेहद करीबी सलाहकार यशपाल कपूर लखनऊ में सीधे मुख्यमंत्री आवास पहुंचते हैं और के बिरला को किसी भी तरह राज्यसभा चुनाव में जीत दिलाने का मिशन लेकर वहीं डेरा डाल लेते हैं। यशपाल कपूर के मुख्यमंत्री आवास में रुकने से सियासी गलियारों में संदेश जाता है कि बिरला की उम्मीदवारी के पीछे बहुगुणा और उनकी राज्य सरकार का हाथ है। इसके बाद जब बहुगुणा दिल्ली से वापस लखनऊ लौटते हैं तो अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। आदेश देते हैं कि यशपाल कपूर का सारा सामान उठाकर घर से बाहर फेंक दिया जाए। जनार्दन ठाकुर बताते हैं कि यही यशपाल कपूर अप्रैल 1972 में खुद यूपी से राज्यसभा सांसद बने थे और 1974 के विधानसभा चुनावों के दौरान पार्टी के अंदर पैसों और संसाधनों के सबसे बड़े कर्ता धर्ता बनकर उभरे थे। एक वक्त था जब बहुगुणा और यशपाल कपूर दोनों दोस्त हुआ करते थे और माना जाता था कि कमलापति त्रिपाठी सरकार को हटाने में दोनों की भूमिका थी, अहम भूमिका थी। लेकिन बिरला के मामले ने दोनों को आमने सामने खड़ा कर दिया। दरअसल पहले के दौर में कांग्रेस के लिए चंदा और फंड जुटाने की कमान सीबी गुप्ता के हाथों में थी, लेकिन कांग्रेस विभाजन के बाद इंदिरा गांधी ने पार्टी फंड का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया था और उनकी तरफ से दिल्ली से लखनऊ तक तमाम संसाधनों और फैसलों को नियंत्रित करने का काम यशपाल कपूर ही संभाल रहे थे, जिससे स्वाभिमानी स्वभाव के बहुगुणा का टकराना लाजमी था। जो कल तक दोस्त कहे जाते थे वे अब एक दूसरे के पक्के मुखालिफ बन चुके थे। आखिरकार राज्यसभा चुनाव के नतीजे आते हैं। के बिरला और कांग्रेस के एक और उम्मीदवार को हार का मुंह देखना पड़ता है। विपक्ष के नेता राजनारायण और सुब्रमण्यम स्वामी चुनाव जीत करके राज्यसभा पहुंचते हैं। बिरला की ये हार कांग्रेस के अंदर की हलचल तेज कर देती है। के बिरला अपनी कड़वाहट और भड़ास बयां करते हुए लिखते हैं कि उनकी हार के असली सूत्रधार कोई और नहीं बल्कि खुद बहुगुणा ही थे। बहुगुणा ने उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया और सार्वजनिक बयानबाजी तक की कि कांग्रेस और विपक्ष दोनों का एक ही साझा मकसद होना चाहिए, किसी भी तरह बिरला को चुनाव में हराया जाए। बिरला और यशपाल कपूर के खिलाफ बहुगुणा का ये कड़ा और सख्त रुख इंदिरा गांधी और संजय गांधी को नागवार गुजर रहा था। उस समय बहुगुणा की मुश्किलें सिर्फ दिल्ली के आलाकमान तक ही सीमित नहीं थीं, बल्कि राज्य के भीतर भी एक के बाद एक कई संकट उनके सामने आ खड़े हुए थे। बाजरे और धान की भारी किल्लत और भुखमरी जैसे हालात थे यूपी में। हजारों टन खाद्यान्न गैर कानूनी तरीके से गुजरात भेजा जा रहा था। इस पूरे विवाद की जड़ें पूर्व मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी के कार्यकाल के एक पुराने आदेश से जुड़ी हुई थीं। 27 दिसंबर 1974 को उत्तर प्रदेश विधानसभा में इस पर जबरदस्त हंगामा हुआ। चौधरी चरण सिंह समेत मुलायम सिंह यादव जैसे दिग्गज नेता एक सुर में इस पूरे घोटाले से जुड़े दस्तावेज विधानसभा में रखने की मांग कर देते हैं। 31 दिसंबर 1974 को अखबारों में मुख्यमंत्री बहुगुणा का बयान छप जाता है कि अगर उन पर लगे आरोप सच साबित होते हैं तो ये राजनीति से संन्यास ले लेंगे और विपक्ष इसे भुनाने में जरा भी देरी नहीं करता। 2 जनवरी 1975 को
भारतीय जनसंघ के माधव प्रसाद त्रिपाठी बहुगुणा सरकार के खिलाफ विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव ले आते हैं। शुरुआत में त्रिपाठी सरकार पर संगीन आरोप लगते हैं। खुलासा होता है कि कांग्रेस की एक रैली को कामयाब बनाने के लिए परिवहन विभाग के अफसरों पर गाड़ियों और वाहनों का इंतजाम करने का दबाव बनाया गया था। आरोप लगा कि बहुगुणा सरकार के मंत्री भी कई बड़े आरोपों में लिप्त हैं। बहुगुणा सफाई देते हैं और चौधरी चरण सिंह विरोध दर्ज कराते हुए अपनी पार्टी के तमाम विधायकों के साथ सदन से वॉकआउट कर जाते हैं। जनसंघ के विधायक भी सदन का बहिष्कार करते हैं, यानी जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया था वही वोटिंग के ऐन वक्त से पहले वॉकआउट कर जाता है। अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो जाता है और विधानसभा सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाता है। लेकिन ये दौर जानते हैं कौन सा दौर था? 1974 और 75 का दौर। देश में महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ असंतोष चरम पर था और स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति का बिगुल फूंक चुके थे। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। आंदोलन का केंद्र बिहार और दिल्ली था, लेकिन यूपी इसका एक बड़ा गढ़ बन चुका था। यूपी में छात्र, युवा और विपक्षी दल एकजुट होकर के इंदिरा गांधी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे। सरकार ने इसे दबाने के लिए प्रशासनिक और पुलिस बल का सहारा लिया। राजनारायण इस दौर के बेहद जुझारू और चर्चित समाजवादी नेता थे। वही राजनारायण जिन्होंने बाद में रायबरेली से इंदिरा गांधी को चुनाव में हराया था। 17 फरवरी 1975 को जब उन्हें फैजाबाद में गिरफ्तार किया गया तो भारी आक्रोश फैल गया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी और बीएचयू से छात्र नेताओं को हिरासत में लिया जाता है। पुलिस हॉस्टलों और कैंपस में छापे मारती है। यूपी विधानसभा बार बार स्थगित करनी पड़ती है और ये पूरा घटनाक्रम जून 1975 में देश भर में लगाई जाने वाली इमरजेंसी की एक पृष्ठभूमि बनकर सामने आता है। आपको याद हो तो 1971 के लोकसभा चुनावों में राजनारायण रायबरेली सीट से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ मैदान में उतरे और हार गए थे। नारायण ने चुनावी धांधली का आरोप लगाया और इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए। 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को रद्द करते हुए राजनारायण के पक्ष में फैसला सुनाया था। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां 24 जून 1975 को अदालत इस फैसले पर आंशिक स्टे लगा देती है कि सबूत पूरे नहीं मिले हैं। इस अदालती फैसले के बाद तमाम विपक्षी दल एकजुट होकर के इंदिरा गांधी सरकार को हटाने के लिए सड़कों पर उतर आते हैं। चारों तरफ से घिर जाने के चलते प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 25 और 26 जून 1975 की दरमियानी रात को देश भर में एक ऐलान करती हैं और शुरू होता है वो दौर जिसे इमरजेंसी का दौर कहा जाता है। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। इमरजेंसी का दौर शुरू हो चुका था। इस वक्त संजय गांधी पूरी कांग्रेस पार्टी और संगठन पर अपना एक छत्र राज कायम करने की कोशिशों में जुटे हुए थे। वे तमाम अहम पदों और जिम्मेदारियों पर यूथ कांग्रेस के युवा नेताओं को बिठाना चाहते थे। संजय गांधी धीरे धीरे पार्टी के चीफ कंट्रोलर बनते जा रहे थे और बहुगुणाओं को यह कतई रास नहीं आ रहा था। तमाम अंदरूनी खींचतानों और सियासी दबावों के चलते बहुगुणा 29 नवंबर 1975 को मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा दे देते हैं। बतौर मुख्यमंत्री उनका एक कार्यकाल 2 साल 21 दिनों का ही रहा। उनके इस्तीफे के बाद सूबे की विधानसभा को मुअत्तल कर दिया गया और राज्य में राष्ट्रपति शासन ठोक दिया गया। इस्तीफा देने के बाद भी बहुगुणा कांग्रेस पार्टी में बने रहते हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल खत्म किया और 1977 में आम चुनाव कराने का ऐलान किया तो बहुगुणा का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने दिग्गज नेता जगजीवन राम और उड़ीसा की पूर्व मुख्यमंत्री नंदिनी सतपथी के साथ मिलकर के फरवरी 1977 में कांग्रेस से अलग होने का फैसला कर लिया। इन नेताओं ने मिलकर के कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नाम से एक नया सियासी गुट बना लिया। बाद में चुनाव से ठीक पहले ये जनता पार्टी से हाथ मिला लेते हैं, जो 20 जनवरी 1977 को कांग्रेस ओ यानी कांग्रेस ऑर्गेनाइज्ड, भारतीय लोकदल, भारतीय जनसंघ और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी जैसी विपक्षी ताकतों को जोड़कर बनाई गई थी। 1977 के लोकसभा चुनावों में बहुगुणा लखनऊ सीट से संसद पहुंचते हैं। केंद्र में सरकार बदल चुकी थी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, लेकिन जनता पार्टी के अंदरूनी मतभेदों के चलते मोरारजी सरकार भी ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। बहुगुणा फिर भी चौधरी चरण सिंह की अल्पकालिक सरकार में देश के फिनांस मिनिस्टर बने रहे। 29 नवंबर 1975 को बहुगुणा इस्तीफा दे चुके थे। इंदिरा गांधी ने अगले सीएम के रूप में जिसका चुनाव किया था वो थे नारायण दत्त तिवारी।
जो कभी इलाहाबाद में साइकिल पर लाउड स्पीकर लगाकर बहुगुणा के भाषणों का प्रचार करते थे, उसी शख्स को बहुगुणा की कुर्सी पर बिठाया गया। एनडी तिवारी पर आरोप थे कि उन्होंने संजय गांधी के तमाम आपातकालीन कार्यक्रमों जैसे नसबंदी अभियान को यूपी में खुलकर लागू किया था और दिल्ली आलाकमान के बेहद भरोसेमंद बन चुके थे। मगर इमरजेंसी खत्म होते ही अप्रैल 1977 में एनडी तिवारी की हुकूमत भी गिर गई। सूबे में एक बार फिर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। 1977 के चुनाव में जनता पार्टी की लहर आई, कांग्रेस का सफाया हुआ और जनता पार्टी के राम नरेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री बने। मगर यह दौर भी ज्यादा न टिक सका। जनता पार्टी की अंदरूनी कशमकश यहां तक पहुंची और फरवरी 1979 में बाबू बनारसी दास मुख्यमंत्री बने। केंद्र में जो जनता पार्टी बिखर रही थी, उसका असर दरअसल सूबे पर भी पड़ रहा था। 1980 में इंदिरा गांधी की जबरदस्त वापसी हुई और इस बार यूपी की कमान एक ऐसे शख्स को सौंपी गई जो आगे चलकर पूरे मुल्क की सियासत का सबसे बड़ा चेहरा बनने वाला था, विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी वीपी सिंह। इंदिरा गांधी ने दोबारा सत्ता की राह पकड़ी और बहुगुणा से भी संपर्क साधा। बहुगुणा 1980 में कांग्रेस आई में वापस लौटे। इस बार अपनी गृह सीट गढ़वाल से भारी मतों से जीतकर लोकसभा पहुंचे। कांग्रेस आई नई पार्टी थी इंदिरा गांधी की, मगर 1982 में बहुगुणा ने एक बार फिर कांग्रेस छोड़ दी, इस्तीफा दे दिया। उसी साल गढ़वाल उपचुनाव में निर्दलीय मैदान में उतरे और सूबे की वीपी सिंह सरकार को इंदिरा की नई कांग्रेस आई ने उन्हें हराने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। मगर बहुगुणा की साख और जमीनी पकड़ ऐसी थी कि वो ये चुनाव भी जीत ले गए। यानी पूरी सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करना कोई भी काम नहीं आया। अब साल आया 1984, असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी। उसके बाद लोकसभा चुनाव और बहुगुणा ने लोकदल के उम्मीदवार के रूप में इलाहाबाद सीट से पर्चा भरा, लेकिन उनका मुकाबला होना था इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार अमिताभ बच्चन से। बहुगुणा 1,87,000 वोट से हारे। इसी दौरान चौधरी चरण सिंह की तबीयत खराब रहने लगी, जिसके चलते उनके निधन से महज 2 महीने पहले उनके बेटे अजीत सिंह अमेरिका से भारत लौटे ताकि अपने पिता की राजनीतिक विरासत को संभाल सकें। चौधरी चरण सिंह के जाने के बाद मार्च 1987 में लोकदल 2 धड़ों में बंट जाता है। लोकदल ए, जिसकी कमान अजीत सिंह के हाथों में थी, और दूसरा लोकदल बी, जिसकी अगुवाई बहुगुणा कर रहे थे। मुलायम सिंह यादव जैसे जमीनी और कद्दावर नेताओं ने अजीत सिंह की बजाय बहुगुणा के नेतृत्व पर भरोसा जताया और उनके साथ लोकदल बी में शामिल हो गए। बहुगुणा जीवन के अंतिम दौर में प्लूरिसी यानी फेफड़ों की एक बीमारी से पीड़ित थे। 17 मार्च 1989 को अमेरिका के ओहियो शहर के एक अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। सियासत का यह कड़वा सच है कि जो लोग पहाड़ जैसे अडिग होते हैं, उन्हें तोड़ने के लिए पूरा तंत्र लगा दिया जाता है। मगर बहुगुणा के जाने के बाद यूपी में जो खला पैदा हुआ, वो एक बिल्कुल नया दौर था। वो शख्स जो कभी साइकिल पर लाउड स्पीकर लगाकर बहुगुणा के भाषणों का प्रचार करता था, अब यूपी की सबसे बड़ी कुर्सी तक पहुंचने वाला था। नारायण दत्त तिवारी की दास्तान अगले हफ्ते शुक्रवार रात 8 बजे मॉलिटिक्स पर। भूलिएगा मत। शुक्रिया।